नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। देश के करोड़ों पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का दिन उन लाखों व्यक्तियों के लिए विशेष महत्व रखता है जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की आशा रखते हैं। आज हम दो ऐसी महत्वपूर्ण और व्यापक खबरों पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे देश के पेंशन परिदृश्य में एक नई बहस और आशा को जन्म दिया है। एक ओर जहां कर्मचारी पेंशन योजना, जिसे ईपीएस 99 कहते हैं, के लाभार्थी अपनी न्यूनतम पेंशन में एक ऐतिहासिक वृद्धि की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का द्वार एक बार फिर खुल गया है। ये खबरें मात्र वित्तीय घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि ये लाखों परिवारों के भविष्य, उनकी सामाजिक सुरक्षा और उनके आत्मसम्मान से गहराई से जुड़ी हुई हैं। अतः यह परम आवश्यक है कि हम इन खबरों की प्रत्येक परत को खोलें, हर तथ्य को परखें और समझें कि इन घोषणाओं व मांगों के पीछे की सच्चाई क्या है और इनका आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए आज की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित खबर से इस चर्चा का आरंभ करते हैं। एक ऐसी खबर जो ईपीएस 99 से जुड़े लाखों पेंशन भोगियों के चेहरों पर एक विस्तृत मुस्कान ला सकती है। ईपीएस 99 न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की उम्मीद। खबर यह है कि कर्मचारी पेंशन योजना वर्ष 1995 के अंतर्गत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपये की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर सीधे 7500 रुपये कर दिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह वह खबर है जिसका इंतजार देश के करोड़ों पेंशन भोगी वर्षों से कर रहे थे। वर्तमान में जो न्यूनतम पेंशन मात्र 1000 रुपये प्रतिमाह है, जो आज के महंगाई के द्वार में ऊंट के मुंह में जीरे के समान भी नहीं है, उसे अब 7500 रुपये करने की बात सामने आ रही है। यह एक ऐसी खबर है जो लाखों बुजुर्गों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है। किंतु इससे पहले कि हम इस आशा में डूब जाएं, यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस खबर की वास्तविकता क्या है। क्या सरकार ने वाकई यह फैसला ले लिया है? क्या इसके लिए कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी हो गई है? तो आइए इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करते हैं। दरअसल भारत सरकार के पास ट्रेड यूनियनों, विभिन्न पेंशन भोगी संघों और देश भर के जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार यह मांग उठाई जा रही थी कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 99 के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि की जाए। इन सभी की ओर से सरकार को औपचारिक रूप से ज्ञापन सौंपे गए हैं, जिनमें यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान की 1000 रुपये की पेंशन राशि, जो कि सितंबर 2014 में निर्धारित की गई थी, आज की तारीख में पूरी तरह से अपर्याप्त है। पिछले एक दशक में महंगाई आसमान छू चुकी है, स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च कई गुना बढ़ गया है और ऐसे में 1000 रुपये में एक महीने का जीवन यापन करना लगभग असंभव है। इन मांगों को स्वीकार करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 24 जुलाई 2025 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इस विज्ञप्ति में मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें पेंशन वृद्धि के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं और इस मामले की गंभीरता से समीक्षा की जा रही है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। यह पहली बार है जब सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस मांग को स्वीकार किया है और इसे विचाराधीन बताया है। हालांकि यहां यह स्पष्ट करना नितांत आवश्यक है कि अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, यानी पेंशन को 7500 रुपये करने का फैसला अभी तक लागू नहीं हुआ है, लेकिन यह अब सरकार के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल हो गया है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहां लाखों पेंशन भोगियों की आशाएं और सरकार की समीक्षा एक साथ खड़ी हैं। ईपीएस 99 योजना को समझना, वित्तीय ढांचा और चुनौतियां। अब समझते हैं कि यह ईपीएस 99 योजना आखिर है क्या और इसका वित्तीय ढांचा कैसे काम करता है। ईपीएस 99 एक परिभाषित अंशदान और परिभाषित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। यह योजना निजी क्षेत्र में काम करने वाले उन करोड़ों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ प्रदान करती है जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ में अपना योगदान दिया है। इस पेंशन निधि का निर्माण 3 स्रोतों से होता है। पहला, नियोक्ता यानी आपकी कंपनी आपके वेतन का 8.33% हिस्सा इस फंड में जमा करती है। दूसरा,
केंद्र सरकार भी आपके वेतन का 1.16% हिस्सा इसमें योगदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये के वेतन पर लागू होती है। इन्हीं जमा राशियों से पेंशन का भुगतान किया जाता है। हालांकि इस योजना के सामने एक बड़ी वित्तीय चुनौती भी है। 31 मार्च 2019 को जो अंतिम बीमांकित मूल्यांकन किया गया, उसमें इस फंड में एक बड़े घाटे का पता चला था। इसका अर्थ यह है कि भविष्य में पेंशन देने के लिए जितनी राशि की आवश्यकता होगी, उतनी राशि फंड में जमा नहीं हो पा रही है। इस घाटे ने योजना की दीर्घकालिक स्थिरता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। इन वित्तीय चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार अपनी ओर से बजटीय सहायता प्रदान करके 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को सुनिश्चित करना जारी रखे हुए है। यह दर्शाता है कि सरकार इस योजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए हुए है, भले ही वित्तीय भार बढ़ रहा हो। हितधारकों की मांगें और सरकार का रुख। अब बात करते हितधारकों की मांग की। EPS 99 राष्ट्रीय आंदोलन समिति जैसे कई बड़े और प्रभावशाली समूहों ने सरकार के सामने यह मांग रखी है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर सीधे 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए। उनकी मांग सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि वे यह भी चाहते हैं कि इस पेंशन राशि पर महंगाई के प्रभाव को खत्म करने के लिए इसे महंगाई भत्ते यानी DA से भी जोड़ा जाए, ताकि जैसे जैसे महंगाई बढ़े, पेंशन की राशि में भी स्वतः वृद्धि हो। यह एक दूरगामी मांग है जो पेंशन भोगियों को भविष्य की आर्थिक अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान कर सकती है। बताया जा रहा है कि जब पेंशन भोगियों के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, तो उन्होंने यह आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर पूरी सहानुभूति के साथ विचार किया जाएगा और समीक्षा की जाएगी। हालांकि जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया, यह एक आश्वासन है, कोई औपचारिक घोषणा नहीं। यह अंतर समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि अनावश्यक भ्रम से बचा जा सके। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भ्रम फैलाया गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशन बढ़ाने का आदेश दिया है। यहां पर हम पूरी जिम्मेदारी के साथ यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह जानकारी सरासर गलत है। EPS 99 पेंशन की संरचना को लेकर पिछले कुछ वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएं और जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं, लेकिन किसी भी फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यूनतम पेंशन की राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाने का कोई अनिवार्य आदेश नहीं दिया है। सरकार ने भी मौजूदा पेंशन राशि में संशोधन को मंजूरी देने वाला कोई परिपत्र या सर्कुलर अभी तक जारी नहीं किया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था ही फिलहाल लागू है और भविष्य में इसमें कोई भी बदलाव वित्तीय व्यवहार्यता, नीतिगत विमर्श और सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड, जिसे CBT कहते हैं, उसके अनुमोदन के अधीन ही होगा। यह प्रक्रियात्मक स्पष्टता अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि यह समझा जा सके कि कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होगा, बल्कि एक सुविचारित प्रक्रिया के तहत होगा। क्रियान्वयन की चुनौतियां और विशेषज्ञों की राय। तो सवाल यह उठता है कि यदि सरकार इस मांग को मान लेती है तो इसका क्रियान्वयन कैसे होगा। यदि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाता है तो इसके लिए केंद्र सरकार को अपने बजट से एक बहुत बड़ी अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान करना होगा। इसके अलावा नियोक्ताओं के अंशदान की दरों का भी पुनर्मूल्यांकन करना पड़ सकता है, जिसका सीधा असर कंपनियों पर पड़ेगा। साथ ही पेंशन निधि में जो बीमांकित घाटा चल रहा है, उसे दूर करने के लिए भी ठोस उपाय करने होंगे। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि हालांकि पेंशन बढ़ाने की मांग मानवीय दृष्टिकोण से पूरी तरह उचित है, लेकिन इसका क्रियान्वयन इस तरह से होना चाहिए कि यह वित्तीय रूप से टिकाऊ हो और बीमांकिक रूप से मजबूत हो, ताकि योजना की दीर्घकालिक स्थिरता पर कोई खतरा न आए। यह एक नाजुक संतुलन है जिसे सरकार को साधना होगा। एक तरफ पेंशन भोगियों की आवश्यकताएं और दूसरी तरफ योजना की वित्तीय व्यवहार्यता। पेंशन भोगियों के लिए सलाह: अफवाहों से बचें। तो ऐसे में जब तक कोई आधिकारिक निर्णय की घोषणा नहीं हो जाती, आप सभी पेंशन भोगियों को क्या करना चाहिए? हमारी सलाह है कि आप किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। अपनी जानकारी के लिए केवल EPFO के आधिकारिक पोर्टल और सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं पर ही भरोसा करें। सुनिश्चित करें कि EPFO के पोर्टल पर आपकी KYC और बैंक खाते का विवरण पूरी तरह से अपडेटेड है।
ताकि भविष्य में कोई भी लाभ सीधे आपके खाते में आ सके। असत्यापित रिपोर्ट्स या सोशल मीडिया पर चल रहे काल्पनिक दावों पर भरोसा करने से बचें। याद रखें, विश्वसनीय जानकारी ही आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। यह तो हुई EPS 99 की बात, जहां उम्मीद और इंतजार का दौर जारी है। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की ओर, जहां से लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐसी ठोस और निर्णायक खबर आई है जो उनके भविष्य को सुरक्षित करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना का द्वार फिर खुला। खबर है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य के उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए एक बार फिर से अपनी तिजोरी का दरवाजा खोल दिया है, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया एक निश्चित तारीख से पहले शुरू हुई थी। जी हां, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है, जिससे उन हजारों कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे हैं जो मामूली अंतर से पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए थे। तो क्या है यह पूरी खबर और कौन से कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सभी कर्मचारी जिनकी भर्ती का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकाला गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति इस तारीख के बाद हुई, उन्हें पुरानी पेंशन योजना यानी OPS को चुनने का एक और अवसर दिया जाएगा। यह एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि यह नियुक्ति की तारीख के बजाय विज्ञापन की तारीख को आधार मान रहा है। यह उन कर्मचारियों के लिए न्याय है जिनकी भर्ती प्रक्रिया प्रशासनिक देरी के कारण लंबी खींच गई थी। यह दिखाता है कि सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी मांगों और प्रशासनिक बाधाओं को गंभीरता से समझा है। पुरानी पेंशन योजना चुनने की विस्तृत समय सारणी सरकार ने इसके लिए एक विस्तृत समय सारणी भी जारी कर दी है। ऐसे सभी कर्मचारी जो इस परिभाषा के दायरे में आते हैं और पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे 30 सितंबर तक अपना विकल्प चुन सकते हैं। यह विकल्प चुनने की अंतिम तिथि है। इसके बाद संबंधित नियुक्ति पदाधिकारियों को आदेश जारी करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। और अंत में इन कर्मचारियों के NPS खातों को बंद करने और उन्हें पूरी तरह से OPS में स्थानांतरित करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि विकल्प चुनने के लिए यह अंतिम बार समय सीमा बढ़ाई गई है। यदि कोई पात्र कर्मचारी इस विस्तृत समय सीमा के भीतर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनता है, तो यह स्वतः ही मान लिया जाएगा कि वह नई पेंशन प्रणाली यानी NPS में ही बने रहना चाहता है और उसे भविष्य में कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा। यह स्पष्ट चेतावनी है कि इस अवसर को गंवाने का अर्थ भविष्य में कोई अन्य विकल्प न मिलना है। इस फैसले के पीछे की कहानी भी जानना जरूरी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना से संबंधित इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई और इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले भी सरकार ने इन कर्मचारियों को एक मौका दिया था। पहले 28 जून 2024 तक आदेश जारी करने और 31 अक्टूबर 2014 तक विकल्प चुनने की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने के लिए आदेश जारी करने की समय सीमा 31 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई थी। लेकिन इसके बावजूद जानकारी के अभाव में या किन्हीं अन्य कारणों से बहुत से पात्र कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने से वंचित रह गए थे। इन्हीं कर्मचारियों को एक और शायद अंतिम अवसर देने के लिए सरकार ने यह नई समय सीमा जारी की है। यह फैसला उन हजारों कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो वर्षों से इस बात की पीड़ा में थे कि उनसे कुछ महीने या कुछ साल पहले नियुक्त हुए उनके सहकर्मी पुरानी पेंशन के तहत एक सुरक्षित भविष्य पा रहे हैं, जबकि वे बाजार आधारित NPS की अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं। OPS बनाम NPS क्यों है पुरानी पेंशन? इतनी महत्वपूर्ण पुरानी पेंशन योजना एक परिभाषित लाभ योजना है, जहां कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय उसके अंतिम वेतन के आधार पर एक निश्चित पेंशन की गारंटी मिलती है। यह भविष्य की सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ है, जहां पेंशन की राशि पूर्व निर्धारित होती है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है। वहीं नई पेंशन प्रणाली एक परिभाषित अंशदान योजना है,
जो बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है और इसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती। इसमें पेंशन की राशि पूरी तरह से निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर करती है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद की आय में अनिश्चितता बनी रहती है। यही कारण है कि सरकारी कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग करते रहे हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक वित्तीय लाभ नहीं, बल्कि जीवन भर की मेहनत के बाद मिलने वाली सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए सीधा संदेश तो उत्तर प्रदेश के उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक सीधा और स्पष्ट संदेश है। यदि आपकी भर्ती का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले का है, तो अपने भविष्य को सुरक्षित करने का यह अवसर हाथ से न जाने दें। अपने विभाग से संपर्क करें, आवश्यक प्रक्रिया को समझें और निर्धारित तिथि यानी 30 सितंबर से पहले पुरानी पेंशन योजना के लिए अपना विकल्प अवश्य दर्ज कराएं। यह आपके और आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने का एक सुनहरा मौका है, जिसे चूकना नहीं चाहिए। यह एक बार मिला अवसर है जो शायद दोबारा न मिले। निष्कर्ष, उम्मीदें और अवसर कुल मिलाकर आज की यह दोनों खबरें पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ ईपीएस 99 के पेंशन भोगी उम्मीद और आशा के साथ सरकार के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनकी 7,500 रुपये की मांग पर अब गंभीरता से विचार हो रहा है। यह एक सकारात्मक संकेत है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन का सपना साकार होने का ठोस अवसर सामने आ चुका है। यह दोनों ही घटनाक्रम यह दर्शाते हैं कि देश में पेंशन को लेकर एक नई जागरूकता और सक्रियता का माहौल है। लोग अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं और सरकारें भी इन मांगों पर ध्यान दे रही हैं। हमारा दायित्व है कि हम आप तक हर खबर को उसकी पूरी सच्चाई और विश्लेषण के साथ पहुंचाएं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ईपीएस 99 के पेंशन भोगियों की जायज मांगों पर जल्द से जल्द एक सकारात्मक निर्णय लेगी और उत्तर प्रदेश के कर्मचारी इस मिले हुए अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे। पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके अधिकारों और आपके भविष्य से जुड़ी हर जानकारी हम पूरी प्रामाणिकता के साथ सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके समय के लिए धन्यवाद।